जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो टेलीग्राम पर टेस्ट लिया गया था उसके जो विजेता हैं उनमें दीपाराम बाड़मेर से, मनीष झुंझुनू, सोमू खंडेलवाल श्रीगंगानगर, देवाराम प्रजापत नागौर, रामराज कशाना सवाईमाधोपुर और रीट के अंदर प्रीति चौहान अलवर से। ठीक है, इनके आंसर आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। और आज जिन विद्यार्थियों की मेहनत के बारे में अपने बात करते हैं, तो पहले अपने राजनीति विज्ञान के इस टॉपिक के बारे में बात करें। नारायण जी सर के द्वारा ये टेस्ट पेपर बनाया गया है, सभी एक बार शेयर कर दीजिए और देखते हैं किस में है कितना दम। और ये आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। जो आज नोट्स दिखाए जाएंगे उनमें संदीप श्रीगंगानगर से, पुष्पा चित्तौड़गढ़ से, शालू तंवर श्रीगंगानगर, राज चौधरी नागौर, विक्रम सिंह जैसलमेर और पूजा श्रीगंगानगर, इनके नोट्स आए आज, जो अच्छे लगे वो दिखाए जाएंगे आपको। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है, देखो अब पढ़ाई की बातें करेंगे। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। एक टेस्ट पेपर में मैं बताना भूल गया, रिंकू उज्जैनिया किशनगढ़ से, राजस्थान पुलिस पटवार का जो टेस्ट हुआ था उसमें रिंकू उज्जैनिया किशनगढ़ से, उनका भी टॉप रैंक था। ठीक है, तो यहां बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना। ये क्या है इसका उत्तर तो मैं बताता हूं। देखो, राज्यसभा को प्राप्त है। अब मैंने इसी को करेक्ट आंसर क्यों चुना, क्योंकि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। किस अनुच्छेद के तहत वो आपको कमेंट करके बतानी है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया लोकसभा को भी है, और किसको है, राज्यसभा को भी है। किसको है भाई, राज्यसभा को भी है। दोनों सदन समान अधिकार रखती है, यानी महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदन जो है वो समान अधिकार रखती है। लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना केवल राज्यसभा का कार्य है। इसमें लोकसभा का कोई कार्य नहीं है, इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल राइट है। तो महाभियोग की प्रक्रिया, सबसे पहले महाभियोग किस पर लगाया गया। ठीक है, महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल के तहत है ये भी आपको बताना है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। बताओ, 42वें, 44वें, 43वें, 86वें। क्योंकि और भी विद्यार्थियों के टेस्ट पेपर के रैंक आई थी, लेकिन उन्होंने जो समय निर्धारित था, एक तो उसके बाद मैसेज भेजे, दूसरा उन्होंने किसी फोटो कागज पर लिख कर भेजा था। मैंने कहा सिर्फ अपने हाथों से टाइप करके आंसर के जवाब देने हैं। ठीक है, और समय निर्धारित से अगर आपने लेट भेजा तो मैं मैसेज ही नहीं देखता। तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आदत में आपकी डाल दूंगा। इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट, भारत एक गणराज्य है क्योंकि। भारत एक गणराज्य, सर ये गणराज्य क्या होता है, सभी क्लियर, जो आपके डाउट है वो सभी क्लियर कर दूंगा मैं यहां पर। संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, या संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, शासकीय शक्तियों संघ एवं राज्यों के बीच बंटी हुई है। इनमें से कौन सा कारण है कि जो भारत को कहता है कि भारत एक गणराज्य है। तो दोस्तों देखो, किसी भी देश का राष्ट्र जो होता है, यानी राष्ट्र प्रमुख, वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होना चाहिए। किसी भी देश का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह देश गणराज्य कहलाता है। जैसे कि भारत के राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत एक गणराज्य है। और इसका कारण क्या हो गया, ये संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
क्योंकि भारत के अंदर वंशानुगत की कोई परंपरा नहीं है, यहां निर्वाचित होता है राष्ट्र प्रमुख। ठीक है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन जो है, इसका राष्ट्र प्रमुख क्या है, वंशानुगत है। इस कारण यह देश गणराज्य नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहां पर ग्रेट ब्रिटेन का जो प्रमुख है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई भारत गणराज्य क्यों है। बिल्कुल गुरुजी, समझ में आ गई। चलो, भारतीय संविधान को आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है, न उनको छीना जा सकता है। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है। बताओ, जैसे एक विद्यार्थी ने पूछा अगर सर पुलिस को पेपर मई में हो सीगे, अरे भाई सरकार ने कह दिया मई में नहीं होगा। रीट की जो तारीख तय की है वो 2 सितंबर की है उन्होंने। ठीक है, और उसी के अनुसार हमको तैयारी करनी है। आप मई के अलावा आप जुलाई तक मानिए पुलिस का पेपर। और अभी सबसे पहले तो हमें इस कोरोना को समाप्त करना। जब तक ये कोरोना रहेगा तब तक कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए पहले ये समस्या है, इससे अपने बच जाएं। उसके बाद देखो, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही जा रहे हो। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, ये इसका उत्तर होगा। इसका अर्थ है कि आधारभूत ढांचा का मतलब संविधान का मूल ढांचा है। यहां लिखा ना आधारभूत संरचना, इसका मतलब मूल ढांचा, अर्थात संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात निराकरण नहीं किया जा सकता उसका। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। दोबारा सुन लीजिए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है जिनका यानी उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या होगा कि आधारभूत ढांचे का मतलब क्या हुआ, संविधान का मूल ढांचा। और संविधान का मूल ढांचा में कोई परिवर्तन कर सकेगी, कौन कर सका, अर्थात निराकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, ये सारे प्रश्न नारायण जी सर के द्वारा ही तैयार किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है जो चीज आपको नहीं समझ में आती है, जैसे आज वाले टेस्ट पेपर में जियोग्राफी में बहुत कम व्हाट्सएप पर आए थे, तो उसका कारण क्या था कि उनको आता नहीं होगा। तो इसलिए वो विद्यार्थी नारायण जी सर के वीडियो देख लें, तब आपको पता चलेगा परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से जियोग्राफी के प्रश्न आते हैं पटवार और रीट पुलिस में, और पॉलिटिक जो राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय संविधान की व्यवस्था के बारे में कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, आप वो जरूर उनके वीडियो देखें। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, बताओ। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, 18, 19। वो प्रश्न तो बता देना चाहिए था ना, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। बिल्कुल सही है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है छुआछूत। क्या हुआ भाई, छुआछूत। छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 17 पर, तथा यह अनुच्छेद गांधी जी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है भाई, गांधी जी से। अब गुरुजी गांधी जी से क्यों प्रभावित है, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि किसी के साथ छुआछूत नहीं करनी चाहिए। तो कल को यह प्रश्न पूछ लिया जाए, भाई अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, आप ये बता दोगे, ठीक है, ये अर्थात छुआछूत बोल दोगे, लेकिन ये किस से संबंधित है, गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा है, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। आज सभी इन आर्टिकल्स के बारे में ये, ताकि इनसे जो प्रश्न आता है वो हमारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो 25 किससे संबंधित है, अतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक संस्था। बताओ 25वां, क्योंकि ये याद करने से ये नहीं है भाई 12 35 के अंदर
बिंग अंदरित अनुच्छेद दे दिया, एक बार हम आ चीज, इनके बारे में याद करना पड़ेगा, एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। देखो, अतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? प्रचार भी कर सके बिंगो, प्रसार भी कर सके है आपका धर्म को। लेकिन प्रचार प्रसार इस तरह से होना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म को ठेस ना पहुंचे, धर्म को ठेस ना पहुंचे, दूसरे धर्म को ठेस ना पहुंचे, ये मुख्य बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी अतःकरण की स्वतंत्रता, भाई बिल्कुल स्वतंत्रता है थाने थे, थारे धर्म को प्रचार प्रसार कर सको, सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का हक है, ठीक है, मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन हमारे कारण किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मेन कारण ये हो गया। दूसरी चीज आपसे एक और बात बताता हूं मैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। धर्म क्या है? पंथ निरपेक्ष क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा चलाई गई विचारधारा को अपनाने वाले व्यक्ति अनुयायी कहलाए। जैसे जाम्बोजी ने चलाई तो वो उनके अनुयायी हो गए, गौतम बुद्ध ने चलाई तो वो उनके अनुयायी हो गए, महावीर स्वामी ने चलाई तो उनके द्वारा अपनाए गए वो एक पंथ है। तभी तो भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, संविधान में क्या लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय संबंधित को नहीं, यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु समान वेतन, बाल श्रम निषेध। संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये पूछा है। इसका कारण क्या है? देखो, इसका उत्तर होगा बिल्कुल जी, ये सही है, समान कार्य हेतु समान वेतन। क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सामाजिक स्वरूप से पिछड़े हुए हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जो है वो सामाजिक स्वरूप से क्या हुए हैं भाई? पिछड़े हुए हैं, तथा उनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ठीक है, तथा उनका संसद एवं विधानसभा में उनका बहुमत रखने के लिए, ताकि उनका विकास हो सके। किसमें भाई? संसद एवं विधानसभा, संसद एवं विधानसभा में बहुमत रखने के लिए एक चीज और, कल महिला एवं बाल अपराध का टेस्ट होगा, आज से ही तैयारी कर लेना। बहुमत रखने के लिए ताकि उनका विकास हो सके, कोई कमजोर व्यक्ति का बाल श्रम ना हो, तथा ये सब सामाजिक न्याय से संबंधित है। कोई भी कमजोर व्यक्ति का बाल श्रम ना हो, ये सभी किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय से संबंधित है। समान कार्य हेतु समान वेतन किस आर्टिकल में है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? कुछ दशाओं में काम का अधिकार, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। बताएं प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार समझ में नहीं आते हैं, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है और वो आपको याद नहीं होते हैं, तो नारायण जी के द्वारा ट्रिक से उनको समझाया गया है। एक बार ज़रूर आप जाकर देखें और कमेंट करके बताएं भी आपको कैसा लग रहा है, कैसे याद हो रहे हैं, ताकि और वीडियो बनाया जा सके। मानता हूं कि मेरे शुरुआती वीडियो में आवाज़ सही नहीं थी, लेकिन सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध होती है। बिल्कुल इसका उत्तर होगा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ये संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, इस संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है? संपत्ति को मौलिक अधिकार बताओ। वो प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए, शाबाश।
और शेयर करो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ। कल 571 लाइव थे, तो एक लड़के का कमेंट आ रहा था, सर जी 1000 करो। अरे 1000 की जगह थे 500 प्लस रोज आ जाओ, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया बताओ? 42वें, 44वें, 86वें या 73वें? 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के समय संपत्ति के अधिकार को संशोधित किया गया है। संपत्ति के अधिकार को संशोधित किया गया है, जो वर्तमान में क्या है? एक विधि अधिकार है। वर्तमान में क्या हो गया? ये विधि अधिकार है, विधि अधिकार है, यानी कानूनी वाला हो गया। ठीक है, ये कौन सी संविधान संशोधित किया गया था आपको बताना है। देखो 1978 में ला रहे, पीछे के लिख रहे है 8, 8 हुआ 2 कितने हुए? 4। 1976 में बता दो कद हो, वो पता चल जाएगा, मैं भी याद कराऊंगा। ठीक है, तो ये 1978 की बात होगी। 44वां हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य, सारू पहली बात, सर मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, जैसे इनकी वो ट्रिक है, निया आज सद को गफा करूं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ही एनी बेसेंट आई थी 1893 में, और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी भारत से गए थे। ठीक है, विवेकानंद जी तो गए थे शिकागो में और महात्मा गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जनजाति वाले वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती बता दिया गया, तो वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना। आपातकाल जर्मनी से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो इसका उत्तर होगा 42वां, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। अच्छे तरीके से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नारायण जी सर के वीडियो बार बार देखते रहें इन 2 सब्जेक्ट के। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों है गुरुजी? देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति की रक्षा करती है। आई बात है कि देखो क्या है इसके अंतर्गत, क्या होगा उसका उत्तर बताओ पहले, फिर थान समझाऊं सारी चीज। जी मान लो थे पुलिस में भर्ती हो गया, कोई भी प्रश्न पत्र पटवार रेट सबके लिए है, लेकिन जो भर्ती हो गया पुलिस में उनके लिए बता रहा हूं। अगर उसने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो क्या बिना गिरफ्तार कर गया थाना में रखे 24 घंटा के अंदर बिना न्यायालय में पेश करे? नहीं, अनिवार्य है ना वो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखता है, बस वही चीज है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करता है? रक्षा करता है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के भीतर 24 घंटे में कहाँ पेश करना जरूरी है? न्यायालय में ले जाना जरूरी है। न्यायालय में ले जाना बहुत जरूरी है। अर्थात ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये बनाए रखता है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के मूल कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री,
राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। शिमला समझौता कब हुआ, किन के मध्य हुआ, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। जी गुरु जी फेरिंग उत्तर के लाल बहादुर शास्त्री अजय थे बोल रहे हो ना भाई, ध्यान दो उत्तर क्या है इसका। प्रश्न देखो, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। आ बात आप अभी पढ़ गया। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर कब जोड़े गए थे, 1976 में। 1976 में कौन से संशोधन में, 42वें में, क्योंकि 4 और 2 कितना है 6। जब पूछा जाए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, वो 1978 में, क्योंकि 4 और 4 कितना है 8 है। ठीक है, तो उसी प्रकार इन दोनों को याद रख लेना है। ये किसके समय की बात है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अभी प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय की बात है ये। नेक्स्ट, लिंग, जाति, धर्म, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात कौन सो आर्टिकल बोला है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये तो सबको लगभग प्रश्न आता हुआ कि किस मतलब कि लिंग, जाति, धर्म, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कौन सा अनुच्छेद है बताओ। अनुच्छेद बिल्कुल 15 राइट, सभी का सही है, 15 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, निम्नलिखित में से वह अनुच्छेद जो उपाधियों का अंत करता है। सर उपाधियों का अंत करता है, ये तो रट्टा मार लेते हैं हम, उपाधियों का अंत करता है कि भाई कौन सा आर्टिकल है, लेकिन यह उपाधियों का अंत क्यों करे। देखो उपाधियां क्या है, उपाधियों का मतलब क्या है, उपाधियों के अंत से संबंधित है ये कौन सा आर्टिकल है, ये तो आपको कमेंट करके बता ही रहे हो आप। लेकिन अर्थात मतलब कि उपाधियों अंत से मतलब क्या है, अर्थात राज्य सरकार केवल शिक्षा और सेना में उपाधि दे सकती है। कौन भाई, राज्य सरकार केवल शिक्षा और सेना में उपाधि दे सकती है, और किसी भी उपाधि नहीं दे सकती, और कैसी भी उपाधि नहीं दे सकती। सभी उपाधियां किसकी पूर्व अनुमति से ली जाती है भाई, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यहां पर अपने कह सकते हैं, निम्नलिखित में से वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत करता है वो है 18। राज्य सरकार शिक्षा और सेना में उपाधि दे सकती है और किसी में भी उपाधि नहीं दे सकती। सभी उपाधियां राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ली जाती है। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार की बात है, ये तो ध्यान रखियो इन चीज ने, और किंग अनुमति लीजिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। पुराने पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है, अनुच्छेद 40। अरे यार उत्तर ही बता दियोगे, अनुच्छेद, ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब है अनुच्छेद क्या होगा 40। तो मैं यहाँ, ये तो चलो इससे संबंधित हो गया, चलो और बातें बता देता हूँ। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित, अब आज चीज बता दूं था ना। देखो अनुच्छेद 41 संबंधित है शिक्षा तथा काम से संबंधित है, शिक्षा तथा काम से संबंधित है, काम से संबंधित है, शिक्षा तथा काम से संबंधित है। और जो 42वां है वो है महिला प्रसूति से संबंधित, महिला प्रसूति से संबंधित। ये नारायण जी के द्वारा बिल्कुल डिटेल से समझाए गए हैं, इसलिए आप आशु जी के ट्रिक पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर नारायण जी की वीडियो देख लेना। और 43वां जो है वो संबंधित किससे है भाई, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं जीवन निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। देखो औद्योगिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं जीवन निर्वाह मजदूरी
दूरी से संबंधित है वो कौन सा है, तो आप नोट कर लो इन तीनों चीजों को। ये 43 हो गया। ठीक है दोस्तों, इनको याद कैसे करना है ये नारायण जी ने बता रखा है भाई। ऐसे 3 को ऐसे औद्योगिक बना दोगे, 2 को ऐसे प्रसूति में जोड़ दोगे, इस प्रकार से प्रसूति बना दोगे। ये नारायण जी के तरीके हैं, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप उनके वीडियो को देखो। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग सेकेंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग, देखो 5 में 6 में कि मैं बताओ भाई। मौलिक अधिकार वो सबगन तरीको है कि मौलिक अधिकार को पहलो अक्षर की है ए हूँ यानी अमेरिका हूँ लीड़ा है। बिल्कुल बात थारी साची है भाई, अमेरिका से ही लिए गए हैं। भाग 3 के अंतर्गत है क्योंकि 3 दिखाई देता है इसके अंदर, ये देखो 3 दिखते हैं, अधिकार लिखते हैं, तो ये भी बात सही है, 3 में है। भारतीय संविधान का इनको मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेग्ना कार्टा कहते हैं। प्रश्न आता है भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। क्योंकि मेग्ना कार्टा किससे संबंधित था? ये जो मेग्ना कार्टा है वो अधिकारों से संबंधित था। किससे संबंधित था? अधिकारों से संबंधित था। और मेग्ना कार्टा सर्वप्रथम कहाँ पर आया था? मेग्ना कार्टा जो सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था सर? 1215 ईस्वी में। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। तो नोट कर लेना, मौलिक अधिकार अमेरिका से, भाग 3 में। इन्हें भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा गया है। मेग्ना कार्टा सबसे पहले कहाँ? संसद में, इंग्लैंड, और 1215 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अर्थात अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? वह रिट बतानी है जो भारत में उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, ये क्या कहलाती है? गुरुजी इनको के मतलब हो। इसका मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है कोई कार्य कौन करने लाग रहे हो, ठीक है, तो उस समय कार्य करवाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो कहेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो अपने बात करके चले गए पहले ही। तो उसमें क्या होता है कि कार्य करवाने के लिए कुछ कहेंगे तो आदेश देना पड़ेगा, यानी परमादेश। बिल्कुल सही है, परमादेश। ठीक है, परमादेश। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जो है ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए क्या कहा है ये भी कमेंट करके आपको बताना है। संविधान निर्मात्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा बताना क्या कहा गया है। और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। किस न्यायालय की बात करें? सर्वोच्च न्यायालय की। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 के तहत ये लेख जारी करता है कि जब कोई भी व्यक्ति या संस्था कार्य कौन करने लग रही, कोई कार्य कौन करने लग रहे हो, जब अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय यह लेख जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है? ठीक है, और अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, गुरुजी प्रेस की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, किसको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही प्रेस की स्वतंत्रता का भाग माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये किस में है? अनुच्छेद 19 में है। किस में? 19 में। इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता का क्या माना गया भाई? भाग माना गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है उनके आप कमेंट करके मुझे नाम बताओगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19, 23, 24। यानी ये आपको महिला एवं बाल अपराध के पेपर में भी मतलब उस वाले टॉपिक से भी संबंधित है, बच्चों के शोषण से संबंधित है जो नया भाग जुड़ा। तो ये मोस्ट पर्सन बन गया। यहां पर देखो हमने पढ़ा महिला एवं बाल अपराध में
कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको कारखाने में काम करने से रोकना। बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकना, कारखाने में काम करने से रोकना है। जबकि अनुच्छेद 24 का आ गया, ये इसमें लिखा गया, ये अनुच्छेद 24 में लिखा गया है बच्चों के शोषण संबंधित। अनुच्छेद 23 के बारे में 19 में भी पढ़ कर गए, 17 में पढ़ कर गए। अनुच्छेद 23 में बता देता हूं, यह मानव के दुर्व्यापार को रोकना है। मानव के दुर्व्यापार को रोकना है। मानव के दुर्व्यापार को रोकना है, यानी अर्थात दास प्रथा को रोकना है। किसको रोकना है? दास प्रथा को रोकना है। दास प्रथा को रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? दोस्तों, आपका कानून मुझे सिर्फ एक मौत के बदले सिर्फ एक सजा दे सकता है। अगर आपने गिरफ्तार फिल्म देखी, गिरफ्तार नहीं, अंधा कानून फिल्म देखी है अमिताभ बच्चन की, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। अमिताभ बच्चन की ये फिल्म मैंने 8वीं या 7वीं क्लास में पहली बार देखी थी, और तभी से उस फिल्म में उनकी वर्दी को देखकर एक जुनून आया था। उसको देखकर ऐसे खून खोलता था, ये वर्दी मुझे चाहिए, और वही एक लक्ष्य रहा। और पहले ही एग्जाम में मैं अपनी सफलता को पा गया। ठीक है, उसके बाद में कोई पेपर देने का मन नहीं हुआ, भाई ठीक है नौकरी मिल गई भाई बहुत है। लेकिन अब तैयारी करने का, पढ़ाने का जब ये जुनून सवार हुआ तो सब कुछ किताबें पढ़ने का मन करता है। उस फिल्म के अंदर एक कटघरे में जब अमरीश पुरी की हत्या की जाती है, तब अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है, ये आपका कानून मुझे एक मौत के बदले में 2 बार सजा नहीं दे सकता। ये उस फिल्म का डायलॉग था। तब से एक वो जुनून जागा था, देखो, और उसको कब पूरा किया। उसी प्रकार आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए। भी आपको ऐसे कोई भी वर्दीधारी दिख जाए, आपके अंदर से खून खोलना चाहिए अंदर से कि ये वर्दी मुझे चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं इतना जरूर कह देता हूं कि आप लोगों से ज्यादा तो मैं ही जाग रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं, आप उतने लगन से नहीं कर रहे। चलो फिर भी कोई बात नहीं, जैसा भी है इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 20 डबल जियोपार्डी के तहत, यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दे सकते। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दे सकते। बाकी आप ये नारायण जी सर का वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बिल्कुल उन्होंने अलग अलग उदाहरण से समझाया है। ठीक है, ये मैंने बताया था संदीप श्री गंगानगर से, संजू सरकार, उन्होंने लिखा है ऊंट के बारे में। देखो ये होते हैं फैक्ट। ऊंट यानी रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा सितंबर 2014 में। सर्वाधिक ऊंटों वाला राज्य जैसलमेर। ऊंटों के देवता पाबूजी। ऊंटों की देवी आंता देवी बीकानेर। ऊंटों की खाल पर चित्रांकन उस्ताकला बीकानेर। जिंदा ऊंट की बालों पर चित्राई जटकतराई। ऊंट समारोह का आयोजन बीकानेर जनवरी में। ऊंटों का सबसे प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला अजमेर में। सबसे प्रसिद्ध ऊंट की सवारी गोमट फलोदी। सबसे सुंदर ऊंट नाचना जैसलमेर। ऊंट बैंड का संचालन बीएसएफ द्वारा। ऊंट पालक पोषक जाति रायकायम रेबारी। ऊंट का नृत्य बीकानेर में। ऊंटों का रोग सर्रा। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद। ऊंट की खाल से बना बर्तन कोपी। बुढ़ा ऊंट क्या कहलाता है? ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीकानेर। ठीक है, तो ऊंटगिरी का किला करौली में। ऊंट की कुर्बानी मुबारक महल टोंक वर्तमान में बंद है। तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, इन फैक्ट को याद करने से हमारे जो शिक्षण है उसके अंदर हमें बहुत फायदा मिलता है। तो ये तो संदीप थे। नेक्स्ट ये है पुष्पा चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ से। इन्होंने लिखा है पशुओं की नस्लों के बारे में। जैसे मामा कला सोने जैसी खरी है मगर बापू भेड़िया है। वाह, मामा कला तो सोने जैसी खरी है पर बापू थारो भेड़िया है। विदेशी नस्लें अगर पूछा जाए भेड़ की, रुको रेडी होने दो। क्या देखो, रूसी मेरिनो, कोरिडेल, रेम्बुले, डोरसेट, यानी कितना आसान हो गया। रुको रेडी होने दो, अभी रेडी होने दो मुझे पेपर देने के लिए, उसके बाद देखना। तो ये भी एक
भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर, अविकानगर टोंक, बांकलिया नागौर, भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये सारे। सुजानगढ़ में भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित है। भेड़ एवं ऊन विभाग की स्थापना 1963। ठीक है, ये सारी बातें आपको एक साथ यहाँ मिल जाएगी। तो बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है शालू तंवर, डॉक्टर ऑफ कृष्णलाल तंवर, राजस्थान श्री गंगानगर से। 5 थिंग रिलेटेड टू नॉलेज, यानी 5 चीज़ें जो जुड़ी हो। राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। विश्व में कुल 5 महासागर है। तेलंगाना के साथ 5 राज्यों की सीमा बनती है। उसी प्रकार इन्होंने ये भी बनाया है कि जो वोवल्स होते हैं उनमें ए ई ओ आई यू स्वर संधि को 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये 5 बुक प्राइज जो भारतीयों को मिले हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको चलो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और ये जो भेजा गया है, ये भेजा गया है राज चौधरी नागौर से, उनके द्वारा। आधुनिक गांधी अशोक गहलोत, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत, वाटरमैन ऑफ राजस्थान राजेंद्र सिंह पानीवाले बाबा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, राजपुताने का अबुल फजल। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, काफ़ी नोट्स आ गए थे। ये है विक्रम सिंह जैसलमेर से, विक्रम सिंह जैसलमेर से। यानी यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया, प्रमुख खेल व खिलाड़ियों की संख्या। बहुत बार आता है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, अपन की को याद है, क्रिकेट ही क्रिकेट देखा, शतरंज। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें हमको प्रतियोगी परीक्षा में सफल बनाने के लिए बहुत काम आती है। फिर विभिन्न खेलों के खेल परिसर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये कोर्ट का संबंध किससे है, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, डायमंड का बेसबॉल से। अब आपको क्या पता कि जो बेसबॉल का जो परिसर होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, नहीं पता ना। तो क्या डायमंड तो कोई हीरो उसका है। ट्रैक, एथलेटिक्स, पिच, क्रिकेट, रग्बी। ठीक है, इन चीज़ों को याद कर लेना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। ठीक है, और ये तो थे विक्रम सिंह जैसलमेर से। और एक और अभ्यर्थी है पूजा श्रीगंगानगर से, इन्होंने ये बनाया है सावन भादो बांध परियोजना कोटा, सावन भादो कड़ाई, सावन भादो झील, सावन भादो महल, लसाड़िया बांध, लसाड़िया पठार। ठीक है, और हिंडोन सिटी, हिंडोली तालाब, हिंडोली महल, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, सीतापुरा, सीताराम जी का मंदिर। एक एक चीज़ फैक्ट, रामदेवरा पशु मेला, रामदेव जी का मेला, बाण माता का मेला, बाण माता मंदिर, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस अलवर में भी है, जयपुर में भी है, सिटी पैलेस उदयपुर राजसमंद में भी है, मोती झील भरतपुर में भी है, मोती महल उदयपुर में है, मोती डूंगरी महल जयपुर में है, मोती महल मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है, मोती नगरी प्रतापगढ़ का स्मारक, मोती मगरी प्रताप का महाराणा प्रताप का स्मारक है, मोती मस्जिद लाल किला औरंगजेब। ठीक है, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोतीलाल का घर हवेली फलोदी के अंदर, एक थम्बिया महल। यानी ये एक साथ फैक्ट जोड़े, देखो कितना शानदार है। तो ऐसे फैक्ट आप अगर भेजते हो तो जिससे कि एक साथ विद्यार्थियों को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कल से मैं आपके सामने एक और तोहफा लेकर आ रहा हूँ कि अपने लाइव क्लासों के माध्यम से आपको कुछ टॉपिक और करवाऊंगा मैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं। ठीक है, आज बड़ा टेस्ट कैसा रहा सभी का, अपने कितने कितने नंबर बने वो सारे कमेंट करके मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ आप जिम्मेदारी समझा करें, आप सब जानते हैं कि कितना समय मिलता है एक सिपाही को। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बेवजह प्रश्न ना करें, सर जी मेरा 2 दांत टूटेड़ा है, पुलिस को पेपर का दोषी। बार बार बता चुका हूँ मैं। महिला एवं बाल अपराध के जो नोट्स जिन्होंने तैयार कर रखे हैं वो तैयार कर लीजिए, बाकी जो वीडियो में बचा हुआ है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।